हाय एवरीवन, मेरा नाम इम्तियाज अहमद शेख है। मैं IIT साइंस पॉइंट का डायरेक्टर हूं और फाउंडर भी। मैं यहां पर फिजिक्स पढ़ाता हूं एंड आई एम अ ग्रेजुएट फ्रॉम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, बैच ऑफ 2014। वेरी पैशनेट अबाउट फिजिक्स एंड हेंस यू आर फाइंडिंग मी हियर इन फ्रंट ऑफ द बोर्ड। आज मैं आपको टॉपिक पढ़ाने जाने वाला हूं, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक फिजिक्स का, जिसे हम कहते हैं वेक्टर्स। आज 21 अप्रैल है, हमारा पहला बैच स्टार्ट हो चुका है, तो मैं आपको वेक्टर्स पढ़ाने वाला हूं। लेकिन इस दौरान मेरे सामने काफी रिक्वेस्ट आई थी। वो बच्चे जो हमसे नहीं जुड़ पाए हैं, उन्होंने डेमो की रिक्वेस्ट की थी कि सर डेमो देखना चाहते हैं। तो मैंने कहा कि डेमो स्पेशली क्या शूट करना, अपना पहला लेक्चर ही डेमो बना देते हैं। तो मैंने ये जो बच्चे जुड़ चुके हैं, इनके लिए जो पहले बैच है, उनका ये पहला लेक्चर है। लेकिन जो बच्चे नहीं जुड़ पाए हैं, हु आर प्लानिंग टू जॉइन अस, उनके लिए ये बन जाएगा एक डेमो लेक्चर। तो मैं क्या चाहूंगा कि आप सभी को मैं ओपनली लेक्चर भेज रहा हूं। इट विल बी ऑन YouTube एंड मास सर्कुलेटेड। लुक एट द लेक्चर, ट्राई टू हैव अ फील ऑफ इट। थोड़ा गेज करो कैसा पढ़ाते हैं, मजा आ रहा है कि नहीं मजा आ रहा है, कितना इंटरेस्टिंग है कितना नहीं है। और मैं आपसे स्पेशली रिक्वेस्ट करूंगा कि कान में हेडफोन लगा करके, थोड़ा फोकस करके, अच्छा इंटरनेट कनेक्शन लेकर के, और जब आप YouTube पे इसको देखें तो कम से कम 480 पे देखना, 480 पिक्सल रेजोल्यूशन पे, वरना बोर्ड पे कुछ दिखाई नहीं देगा। तो 480 पिक्सल रेजोल्यूशन में देखना, अगर पॉसिबल हो तो 720 पिक्सल रेजोल्यूशन पे देखना, और पॉसिबल हो तो 1080 पे देखना। दैट इज अप टू यू, बट 480p के नीचे मत देखना, दिखेगा ही नहीं कुछ। हेडफोन लगाओ, अच्छे से लेक्चर देखो, पूरा नोट्स बनाओ, जो जो बोल रहा हूं हर एक चीजें लिखते जाओ, हर एक चीजें लिखो। जहां जहां पॉज करने बोलूंगा पॉज करो, जहां जहां बोलूंगा खुद से दिमाग लगाओ, खुद से दिमाग लगाओ, जहां जहां बोलूंगा क्वेश्चन सॉल्व करो, वहां पे क्वेश्चन सॉल्व करो। और 1 घंटे में पूरा लुक एंड फील इस वीडियो की लेने की कोशिश करो। बिकॉज जो क्लास में पढ़ाने वाले थे, उसी चीज को मैंने एक मोबाइल के फ्रेम में YouTube पे रेप्लिकेट किया है। बिकॉज we don't have any other option, right? It's a lockdown going on, but lockdown does not mean that we stop studying. We will continue to study, we will leverage digital technology. So go ahead, enjoy the session, learn vectors and tell me how do you find it. मैं अपना नंबर यहां पर लिख दे रहा हूं। अगर आपको लगा कि मैंने आपको अच्छा पढ़ाया है, give me a thumbs up, एक मैसेज WhatsApp पे ड्रॉप करो, and then we will get connected and take this discussion forward. My number is 705-35-000-35. I'll come again, आसान है याद करना, 705-35-000-35. इस नंबर पे मुझे WhatsApp ड्रॉप कर दो, YouTube पे कमेंट करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, whatever you want to do it. You all know that standard thing. But if you think you find it good, this is where you can connect with me. I'll again repeat, save this number, get connected with me. I'll also help you in the online counseling. So let's get started. Vectors पढ़ना शुरू करते हैं. See you there. Hi everyone, my name is Imtiaz Ahmad Sheikh and today I'm going to teach you a chapter, very interesting chapter by the name vectors. But before I teach you that chapter, I want you to listen to this very carefully. I have a friend, his name is Akram and he lives in Delhi. So what happened was that I and Akram haven't met each other for a long time. And it was like Sunday morning and I was like sleeping, और उस समय Akram gave me a call. फोन करके अकरम ने मेरे को बोला कि और भाई कैसा है? मैंने बोला यार बढ़िया हूँ, तू कैसा है? It's been a very long time. बोला हाँ यार काफी समय हो गया है। And then he surprised me कि वो दिल्ली से बॉम्बे आ चुका है। And he was standing on Mumbai airport. और वहां से he was very excitement के साथ he told me कि अच्छा कहाँ पर है, मेरे को तेरे से मिलना है, मेरे को तेरे से मिलना है। मैंने बोला हाँ बिल्कुल मिलते हैं ना। तो बस उसने इतना पूछा और मैंने उसको बोल दिया, मैं भी नींद में था, तो मैंने बोल दिया कि अकरम मैं तेरे से सिर्फ 35 किलोमीटर दूर हूँ, चल अपन मिलते हैं। और नींद में मैंने फोन को रख दिया। That's the information. अगर ध्यान से नहीं सुना है, वापस जाओ, रिवाइंड करो, फिर सुनो। चलो, मुझे लगता है तुमने रिवाइंड कर लिया है। अब मेरा सवाल यहां पर आता है। My question to you is, will Akram be able to meet me? क्या अकरम मुझसे मिल पाएगा? पॉज द वीडियो और सोचो कि मैंने जो तुमको इंफॉर्मेशन दी है, क्या उस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे अकरम की मुझसे मुलाकात हो पाएगी कि नहीं? ऑलराइट, वापस आ गए? तो चेक करके देखते हैं कि अकरम की मुझसे मुलाकात हो पाएगी कि नहीं।
मैंने इस क्वेश्चन को बहुत बच्चों के सामने प्रेजेंट किया है एंड 90% ऑफ द स्टूडेंट बोलते हैं यस। कुछ लोग बड़े अजीब और गरीब आंसर भी देते हैं। सो 90% ऑफ द स्टूडेंट बोलते हैं यस। एक बार चेक करके देखते हैं कि क्या अकरम मुझसे मिल पाएगा। अगर इंफॉर्मेशन मैं रिकॉल करूं तो मैंने अकरम से नींद में कह दिया था कि भाई मैं तेरे से 35 किलोमीटर दूर हूं, मिलते हैं। अब देखते हैं अकरम हमसे मिल पाएगा कि नहीं। ये रहा अकरम जिसको मैंने ए से रिप्रेजेंट किया। अब अकरम को मैंने बोला मैं तेरे से 35 किलोमीटर दूर हूं। तो 35 किलोमीटर दूर अगर मैं ईस्ट में देखूं तो इसका मतलब आई कैन बी हियर, आई रिप्रेजेंट्स इंडियाज। 35 किलोमीटर दूर अगर मैं साउथ में देखूं तो आई कैन बी हियर, अगेन दैट्स मी। 35 किलोमीटर दूर अगर मैं वेस्ट में देखूं तो आई कैन बी हियर। 35 किलोमीटर दूर अगर मैं नॉर्थ में देखूं तो आई कैन बी हियर। सो द पॉइंट इज कि अकरम मुझे कहां मिलेगा? आई कैन नॉट बी इन ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ एट ऑल दी प्लेसेस। आई एम एट वन सिंगल प्लेस, राइट? तो अकरम मुझसे कैसे मिले? बिकॉज दिस इज 35 किलोमीटर, दिस इज 35 किलोमीटर, दिस इज 35 किलोमीटर एंड अगेन दिस इज 35 किलोमीटर। अगर तुम ध्यान से देखो तो टेक्निकली I can be at any point on the circle of radius 35 kilometer. I can be at any point because every single point is at a distance of 35 kilometer from Akram. So the point is Akram मुझसे नहीं मिल पाएगा. Now there is one piece of information. जब मैंने तुम्हें इंफॉर्मेशन दी थी तो उसमें एक पजल का पीस मिसिंग था. There is one piece of information that I did not tell you about. Think, क्या वो क्या इंफॉर्मेशन थी जो मैंने तुम्हें नहीं दिया? पॉज करो, दिमाग लगा कर देखो. चलो वापस आ जाओ. वो इंफॉर्मेशन थी डायरेक्शन. मैंने तुम्हें डायरेक्शन नहीं दिया. अगर मैं तुमसे कहता, अगर मैं अकरम से कहता कि अकरम 35 किलोमीटर इन ईस्ट, तो अकरम मुझसे यहां आके मिलता. अगर मैं कहता अकरम 35 किलोमीटर इन साउथ, तो अकरम मुझसे यहां आकर मिलता. तो यहां से हमें क्या चीज समझ में आती है कि दुनिया में, साइंस में ऐसी बहुत सारी क्वांटिटीज आने वाली है जिसमें सिर्फ वैल्यू बताने से काम नहीं चलेगा. इंफॉर्मेशन मिसिंग होगी, इंफॉर्मेशन इनकम्प्लीट होगी. तो ऐसी इंफॉर्मेशन को कंप्लीट करने के लिए आपको वैल्यू के साथ एक और चीज बतानी पड़ेगी एंड दैट इज समथिंग कॉल्ड एज डायरेक्शन. जब मैंने पहले अकरम से कहा 35 किलोमीटर, तो ये 35 किलोमीटर जो था वो वैल्यू था. इसके बेसिस पर वो बेचारा मुझसे मिल ही नहीं पाया. लेकिन जब मैंने अकरम से बोला कि भाई 35 किलोमीटर इन दी नॉर्थ डायरेक्शन, तो ये था आपका डायरेक्शन. अब अगर मैं बोलूं कि 35 किलोमीटर नॉर्थ, तो अकरम आकर के मुझसे यहां पर मिल जाएगा एंड दिस इंफॉर्मेशन विल बी कंप्लीट. ये अपने आप में एक कंप्लीट इंफॉर्मेशन होगी. ऐसी क्वांटिटीज जो सिर्फ मैग्नीट्यूड से डिफाइन नहीं किया जा सकता, सिर्फ वैल्यू से डिफाइन नहीं किया जा सकता, उसको पूरा कंप्लीट करने के लिए आपको डायरेक्शन बताना जरूरी है. ऐसी क्वांटिटीज को हम बोलते हैं वेक्टर्स. इन्हें हम कहेंगे वेक्टर्स. तो फिजिक्स में दो तरह की क्वांटिटीज होती है. एक जो आप कई जमाने से पढ़े आ रहे थे जिसे कहा जाता था स्केलर्स, जो आपने पढ़ रखा हुआ ऑलरेडी. बट एक ऐसी क्वांटिटी होती है जो आपने पहली बार आज पढ़ा और उसे हम कहते हैं वेक्टर. सो थोड़ा सा इसके बारे में और जानते हैं. तो ऐसा करिए कि जस्ट टेक कपल ऑफ सेकंड्स, है ना, वीडियो पॉज करो, इसको नोट कर लो. मीनवाइल मैं तुम्हें जो है बताता हूं कि फिजिकल क्वांटिटीज क्या होते हैं. तो आखिर ये फिजिकल क्वांटिटीज होते क्या है? मैंने तुमसे कहा कि फिजिक्स में, साइंस में ऐसे बहुत सारे क्वांटिटीज आएंगे
जिसको आपको समझने के लिए डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़ेगी, तो उसमें मैंने क्वांटिटीज के बारे में कहा और वो भी फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में कहा। तो फिजिकल क्वांटिटीज होता क्या है? फिजिकल क्वांटिटी वो क्वांटिटी है जिसको हम मेजर कर सकते हैं। तो यहां अगर इसके बारे में हम लिखना चाहेंगे तो हम लिखेंगे क्वांटिटीज इन साइंस, स्पेशली फिजिक्स, which can be measured, ऐसी क्वांटिटीज जिसको हम मेजर कर सकते हैं। मेजर करने का मतलब है उसको नाप तोल सकते हैं, उसको एक वैल्यू दे सकते हैं। ऐसी क्वांटिटी को हम कहते हैं फिजिकल क्वांटिटी। फॉर एग्जांपल मास, वेट, स्पीड, एक्सेलरेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, फ्लक्स, वॉल्यूम, सरफेस एरिया, ये सारी जो क्वांटिटीज है दे आर फिजिकल क्वांटिटीज बिकॉज यू कैन मेजर देम, यू कैन गिव देम अ वैल्यू। तो ऐसी क्वांटिटीज जिसको आप मेजर कर सकते हैं उन्हें हम बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटीज। और फिजिक्स में फिजिकल क्वांटिटीज को दो वर्टिकल्स में बांटा जाता है। पहला वर्टिकल आपका होता है स्केलर और दूसरा वर्टिकल आपका होता है वेक्टर्स। तो यहां पर अब हम समझने की कोशिश करेंगे द डिस्टिंग्विश बिटवीन स्केलर्स एंड वेक्टर्स। तो एक एक करके इस पॉइंट को समझते हैं। सबसे पहला पॉइंट कि स्केलर क्या होता है। द फिजिकल क्वांटिटीज वो फिजिकल क्वांटिटी जो सिर्फ अपने वैल्यू से डिफाइन की जा सकती है, जिसे डायरेक्शन की आवश्यकता नहीं होती है, ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज को हम बोलते हैं स्केलर्स। मैं यहां पर लिखकर बता रहा हूं, फिजिकल क्वांटिटीज which can be completely defined by its magnitude only and does not need direction are called as स्केलर्स। ये डेफिनेशन आप लिखेंगे। मैंने क्या बोला यहां पर? वो फिजिकल क्वांटिटीज जिसको आप पूरी तरह डिफाइन कर सकते हो सिर्फ उसके मैग्नीट्यूड से। इट रिक्वायर्स मैग्नीट्यूड ओनली एंड इट डज नॉट रिक्वायर डायरेक्शन। ऐसी फिजिकल क्वांटिटी को हम बोलेंगे स्केलर। ना आपके मन में सवाल आ रहा होगा सर ये मैग्नीट्यूड क्या है, अचानक से एक नया टर्म लेकर आ रहे हैं। तो चलो पहले बताते हैं कि मैग्नीट्यूड होता क्या है। मैग्नीट्यूड को कहीं यहां पर छोटी सी जगह पे मैं डिफाइन कर देता हूं कि मैग्नीट्यूड का क्या मतलब है। मैग्नीट्यूड एकदम देसी भाषा में बोलूंगा, मैग्नीट्यूड का मतलब होता है कितना है, हाउ मच, यानी कितना क्वांटिटी है। अरे बताओ तो सही कितना है। आपने बोला कि भाई वो फलाना बंदा बड़ा लंबा है, तो मैं बोलूंगा कितना लंबा है, उसकी हाइट कितनी। अरे वो बिल्डिंग बहुत ऊंची है, कितनी ऊंची है, 60 स्टोरी, 60 माले की बिल्डिंग है। अच्छा 60 महला, वो जो 60 है ना 60, दैट इज द वैल्यू, दैट्स द मैग्नीट्यूड। अरे ये सामान बहुत भारी है, कितना भारी है, 100 किलो का है, तो जो 100 किलो हुआ वो बन गया उसका मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड का मतलब क्या है, कितना है, हाउ मच इज दी क्वांटिटी। जो वैल्यू दर्शाता है उसे हम मैग्नीट्यूड कहते हैं। और वो फिजिकल क्वांटिटीज जिसको सिर्फ मैग्नीट्यूड यानी सिर्फ इस सवाल के साथ पूरा डिफाइन किया जा सकता है उसे हम कहते हैं स्केलर। अब लिखते हैं थोड़ी बातें वेक्टर्स के बारे में। साथ में लिखेंगे, सीधा लिखते हैं फिजिकल क्वांटिटीज that require both magnitude as well as direction to be completely defined and follows the law of
वेक्टर एडिशन आर कॉल्ड एज वेक्टर्स। अब ये क्या बोला है, ये क्या बोल रहा है हमसे, ये कह रहा है कि फिजिकल क्वांटिटीज जिसको जरूरत पड़ती है, फिजिकल क्वांटिटीज जिसको जरूरत पड़ती है दो चीजों की, उसे मैग्नीट्यूड की भी जरूरत है, साथ ही साथ डायरेक्शन की भी जरूरत है, ताकि वो पूरी तरह डिफाइन हो सके। ऐसी क्वांटिटी को हम वेक्टर कहते हैं। बट इसमें एक और एडिशनल कंडीशन है, उसको अभी सिर्फ नोट करो, समझेंगे बाद में वो क्या होता है। एंड फॉलोज द लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, यानी वो फिजिकल क्वांटिटी जिसको समझने के लिए पूरी तरह आपको मैग्नीट्यूड साथ ही साथ डायरेक्शन की जरूरत है, ऐसी फिजिकल क्वांटिटी को हम कहते हैं वेक्टर। बट उसमें एक और एडेड कंडीशन है कि उसको लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन फॉलो करना जरूरी है। ऐसे केस में हम कहते हैं ऐसी फिजिकल क्वांटिटी को हम बोलेंगे वेक्टर्स, और जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड आएगा उसको हम बोलेंगे स्केलर। यह हुआ हमारा समझने का तरीका। अब इसके एग्जांपल्स लिखने की कोशिश करते हैं कि एग्जांपल्स क्या होगा। तो चलिए सेकंड पॉइंट में एग्जांपल लिखते हैं। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं कुछ क्वांटिटीज के बारे में ना सिर्फ फटाफट बोल के निकल जा रहा हूं। आई एम जस्ट गोइंग टू टेल यू अबाउट दी क्वांटिटीज। आप क्या करोगे, आप उन क्वांटिटीज को जो है दिमाग लगा करके कोशिश करोगे कि उसको यहां रखूं कि यहां रखूं। तो ऑब्वियस सी बात है, द क्वांटिटीज दैट यू थिंक आर स्केलर विल फॉल अंडर द स्केलर वर्टिकल, एंड द क्वांटिटीज दैट यू थिंक आर वेक्टर्स विल फॉल अंडर द वेक्टर वर्टिकल। सो नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट क्वांटिटीज। आप उसको बगल में कागज पे कहीं पर नोट करेंगे और उसको सही वर्टिकल में प्लेस करने की कोशिश करेंगे। तो अब मैं आपसे उन क्वांटिटीज की बात करने जा रहा हूं। अब वो क्वांटिटीज हमारे पास क्या क्या है, स्टार्टिंग विथ मास। क्वांटिटी फर्स्ट, मास, स्पीड, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, फोर्स, टेम्परेचर, डेंसिटी, वेट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब आपने जो है ये सारी क्वांटिटीज कागज पे लिख ली है। वीडियो को करो पॉज और खुद का दिमाग लगाओ। सिर्फ मैग्नीट्यूड से काम चल जाए तो स्केलर, लेकिन अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड से काम न चले, डायरेक्शन की जरूरत पड़े तो वेक्टर्स। शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने आपसे पूछा है मास। अब ये मास क्या होता है, अब यहां पर एक बड़ा सा कंफ्यूजन सा आ जाता है कि व्हाट एग्जैक्टली इज मास। तो थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। और मास और वेट का बहुत डिफरेंस हमने फेस किया है ऑलरेडी। तो ऐसा करता हूं, मैं इसको थोड़ा सा और ट्रिकी बना देता हूं। मैं आपसे सामने से सवाल पूछ रहा हूं कि मुझे बताओ कि आपका वेट कितना है। सोच में पड़ गए, आपका वेट कितना है। अब तुम सोचना शुरू करोगे, कोई पतला है, कोई हल्का है, कोई भारी है, कोई जो भी है। तो चलो मैं बोलता हूं, अगर मैं तुम्हारी जगह पर उस मोबाइल स्क्रीन के उस तरफ होता तो मैं बोलता मेरा वेट 78 kg है। सब लोग कन्विंस्ड हो गए। अब तो दिख नहीं रहा लेकिन ठीक है, माय वेट इज 78 kg। तो अब सभी लोग कन्विंस हो गए, है ना। हो ही जाते हैं लोग। किसी से भी जाके पूछो भाई तुम्हारा वेट कितना है, 50 किलो। तुम्हारा वेट कितना है, 65 kg। तुम्हारा वेट कितना है, 85 kg। तुम्हारा वेट कितना है, 100 kg। ओ गॉड, कितना हैवी है। बट यहां पर हम एक साइंटिफिक बहुत बड़ी गलती कर बैठते हैं, और वो गलती ये है कि आपसे पूछा गया था आपका वेट, आपने अपना वेट नहीं बताया, आपने बताया अपना मास। समझने की कोशिश करो दोनों के बीच का डिफरेंस। मैं यहां पर समझाता हूं, फिर यहां पर आगे बात करेंगे। ये वीडियो पॉज करके आप इसको नोट कर लेना, क्योंकि जगह जो है कम पड़ेगी। तो विल कीप क्लीनिंग द बोर्ड मीनवाइल। इस चीज को बेहतर समझाने के लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल देना चाह रहा हूं। दैट एग्जाम्पल इज मास वर्सेस वेट। मास वर्सेस वेट, जानते हैं मास वर्सेस वेट क्या होता है। अब मैं यहां पर एक डायग्राम बना रहा हूं। ये आपका अर्थ है। 10th क्लास तक आपने ग्रेविटेशन तो पढ़ी है, तो समझ में तो आएगा ये चीज। ये अर्थ है, यहां पर एक बॉडी है, और चलो यहां पर एक ब्लॉक ले लेते हैं। यहां पर एक ब्लॉक है। इस ब्लॉक का जो मास है वो है लेट्स से 10 kg।
इस तरह से मास रिप्रेजेंट किया है ना आपने, काफी बार किया है। बट मास क्या होता है? मास इज बेसिकली द अमाउंट ऑफ मैटर जिससे वो सब्सटेंस बना हुआ है। तो इसकी डेफिनेशन हाथों हाथ लिख लो कि भाई मास क्या होता है। मास इज द अमाउंट ऑफ मैटर with which the substance slash material is made, यानी कि वो कितनी चीजों से बना है, कितनी ज्यादा चीजों से वो बना है, वो होता है उसका मास, कितने से बना हुआ है। Whereas वेट क्या होता है? वेट के बारे में आपने पढ़ा था, आपने कभी सुना है ऐसी चीज कि ऐसा कहा जाता है कि अर्थ पे जो आपका वजन होता है उससे मून पर जाने पर 1/6 कम हो जाता है, यानी अर्थ पे आपका वजन जो होगा उससे 1/6 आपका वेट होगा मून पे। नाउ द क्वेश्चन इज कि वेट क्या होता है? मतलब अर्थ पे वेट कुछ और था, मून पे कुछ और हो गया, इसका मतलब प्लैनेट पे डिपेंड करता है। वेट क्या होता है? वेट इज नथिंग बट द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ। यहां पर डेफिनेशन लिखो, वेट is nothing but the gravitational pull of earth, यानी कि जमीन कितने गुरुत्वाकर्षण से किसी भी चीज को अपनी तरफ खींचेगी, that is called as weight। तो अब अगर यहां पर देखेंगे तो आप इसके वेट को ऐसे दिखाते हैं ना, टुवर्ड्स दी अर्थ, अर्थ की डायरेक्शन में, और आप लिखते हैं इसको m into g। बताने की जरूरत नहीं, आपको अच्छी तरह याद है, दिस इज दी ग्रेविटेशनल फोर्स। तो यहां पर जो मैं इस पुल की बात कर रहा हूं, दिस पुल इज नथिंग बट फोर्स। तो ये आप नीचे की डायरेक्शन में इस तरह से दिखा रहे हो, ये आपका बन जाएगा वेट। अब ये g का वैल्यू क्या होता है ये भी हमने पढ़ रखा हुआ है, g इज नथिंग बट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और इसकी वैल्यू होती है g की 9.8 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर, और इसको अप्रोक्सीमेटली हम लिख देते हैं 10 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। जब आप यहां पर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपको वेट निकल कर आएगा 10, यहां से 10 और यहां से 10, और क्या है वो फोर्स है, तो 100 न्यूटन। Are you able to understand the difference? Mass is measured in kg, weight is measured in Newton. Mass is the amount of substance, weight is nothing but gravitational force. ये मास की कोई दिशा नहीं है, it does not have any direction। थोड़ा सा इमेजिन करके देखना, बड़ा सा फनी सा एग्जांपल लगेगा आपको। मान लो कि आप एक किराने की दुकान पर गए, आपको चावल खरीदना था, तो आप किराने की दुकान पे गए और आपने बोला कि भैया 10 किलो चावल देना ईस्ट में। किराने की दुकान वाला विल बी शॉक्ड, अबे कैसी बात कर रहा है, 10 किलो चावल ठीक है, ईस्ट में कैसे दूं? मास को डायरेक्शन की जरूरत नहीं है, सर 10 किलो चावल मांगो ना, ईस्ट में क्यों मांग रहे हो? चलो एक काम करते हैं, आप जो है दूध वाले की दुकान पे गए और आपको दूध खरीदना था, तो आप दूध वाले की दुकान पे गए और दूध वाले की दुकान पे जाकर के आपने बोला कि भैया मुझे 2 लीटर दूध चाहिए साउथ में। दूध वाला विल बी लाइक, अरे कैसा मजाक कर रहे हो यार, क्यों गरीब आदमी का मजाक उड़ा रहे हो, ये क्या होता है, 2 लीटर दूध लेके जाओ ना, साउथ में क्यों मांग रहे हो? साउथ क्या होता है? क्या वॉल्यूम? लीटर क्या होता है? वॉल्यूम। क्या वॉल्यूम को जरूरत पड़ रही है कि कौन सी डायरेक्शन में है? नहीं, सिर्फ वैल्यू बताओ ना 2 लीटर, सिर्फ मास बताओ ना 10 किलो। सो मास क्या हो जाएगा? मास इज गोइंग टू बी अ स्केलर क्वांटिटी, उसको डायरेक्शन की जरूरत नहीं है। whereas your weight is going to be a vector quantity, क्योंकि आपके वेट को डायरेक्शन की जरूरत है। It is gravitational force of earth and gravitational force of earth is in the downward direction। अब दिमाग लगा कैसे मैंने इसको आइडेंटिफाई किया? अब तुम्हें क्या करना है, तुमको जो मैंने बाकी क्वांटिटीज दी थी, क्या क्या दे रखा था मैंने, सरफेस एरिया दिया, वॉल्यूम तो मैंने बता ही दिया है। अच्छा वॉल्यूम कहां लिखोगे? वॉल्यूम तो सीधा सीधा लिख दो, वॉल्यूम इज गोइंग टू बी स्केलर, क्योंकि वॉल्यूम को डायरेक्शन की जरूरत नहीं है। तो मैंने क्या क्या क्वांटिटी दिया था? मैंने तुम्हें स्पीड दिया, मैंने तुम्हें वेलोसिटी दिया, मैंने तुम्हें सरफेस एरिया दिया है, मैंने तुम्हें डेंसिटी दिया है, मैंने तुम्हें टेम्परेचर दिया है। तो थोड़ा सा वीडियो को पॉज करो और दिमाग लगाओ कि ये सारी क्वांटिटी को आप कहां पर प्लेस कर सकते थे, कैसे कैसे आप इसको प्लेस कर पाएंगे, दैट इज व्हाट आई एम आस्किंग यू। ठीक है,
पॉज द वीडियो, दिमाग लगाओ, फिर रिज्यूम करना। ओके, गेटिंग बैक। तो मैं इस बात को मान के चल रहा हूं कि आपने वीडियो को पॉज करके जो मैंने क्वांटिटीज आपको दे रखा हुआ था, फ्रॉम डेंसिटी टू मास टू वॉल्यूम टू सरफेस एरिया टू टेम्परेचर टू स्पीड टू वेलोसिटी टू डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंस, सब आपने अंदाजा लगा लिया है। अब इसको हम कैटेगराइज करने की कोशिश करेंगे और इसको स्केलर और वेक्टर में डिस्ट्रीब्यूट करने की कोशिश करेंगे, जिस तरीके से हमने मास और वेट को यहां पर सेग्रीगेट कर पाए। अब और क्वांटिटीज को हम देखने की कोशिश करते हैं। इसको नोट कर लो, मैं इसको रब कर रहा हूं। ऑलराइट, तो चलो अब हम आ जाते हैं डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। इन दो क्वांटिटीज के पास हम आ जाते हैं। खैर, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट हम आगे जाके पढ़ेंगे, जब हम मोशन पढ़ेंगे ना, काइनेमैटिक्स बोलते हैं, मोशन इन वन डायमेंशन, मोशन इन टू डायमेंशन, तो वहां पर ये सारी चीजें डिटेल में पढ़ी जाएगी, नो डाउट अबाउट इट। हाउएवर अभी जो है इसको बेसिक लेवल पे जानते हैं। तो मैं पहले डिस्टेंस को डिफाइन करूंगा, डिस्प्लेसमेंट को डिफाइन करूंगा। आपने उस डेफिनेशन के हिसाब से उन डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को उठाकर यहां पटक देना है कि भैया किसमें जाएगा डिस्टेंस और कहां जाएगा डिस्प्लेसमेंट, राइट। तो मैं पहले डेफिनेशन लिख देता हूं। तो यहां पर डिस्टेंस की डेफिनेशन क्या होती है, डिस्टेंस की डेफिनेशन लिखते हैं। डिस्टेंस का मतलब होता है लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ ट्रैवल्ड। लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ ट्रैवल्ड यानी एक्चुअली में किसी चीज ने ट्रैवल किया है तो कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है, कितना उसका एक्चुअल पाथ है, यानी कितना उसका एक्चुअल पाथ उसने ट्रैवल किया है, वो होता है डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट के बारे में लिखते हैं। डिस्प्लेसमेंट का डेफिनेशन क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट इज स्ट्रेट लाइन जॉइनिंग initial and final point having direction from initial to final। ध्यान से इस डेफिनेशन को देखना। I have written that it's a straight line joining the initial and the final point having a direction from initial to final। तो दोनों को समझने की कोशिश करते हैं कि मान लो कि आपने यहां से शुरू किया A और आप यहां पर पहुंचे B। अब आपने एक्चुअली में रास्ता ये लिया, आप ऐसे सेमी सर्कल से चलकर गए थे, ऐसे ऐसे चलकर गया है ना, इस रास्ते से। दिस इज लेट्स से द रेडियस R, ये सेंटर हो जाएगा इसका, राइट, सेंटर। आपने A से शुरू किया, B पर पहुंच गए, ठीक है। ये रेडियस आ रही है, सेंटर है, समझ लो, मैं मिटा दूं। अब जो है आपसे अगर कोई पूछे कि डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया, तो डिस्टेंस क्या होता है, एक्चुअल पाथ। तो आपने एक्चुअली में जो पाथ ट्रैवल किया वो ये है, दिस इज द एक्चुअल पाथ। ये एक्चुअल पाथ हो गया आपका, या आपने एक्चुअली में पाथ ट्रैवल किया है। लेकिन अगर आपसे कोई कहे डिस्प्लेसमेंट, देन डिस्प्लेसमेंट इज अ स्ट्रेट लाइन जॉइनिंग द इनिशियल एंड द फाइनल पॉइंट हैविंग डायरेक्शन फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल। सो दिस इज गोइंग टू बी योर डिस्प्लेसमेंट एंड दिस विल टर्न आउट टू बी योर डिस्टेंस। आपको समझ में आ गया दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है? बड़ी आसानी से आप लिख सकते हो। यदि इसका रेडियस अगर आप r मान लो तो आप बोलोगे कि आपका डिस्टेंस कितना है, सेमी सर्कल पाई r। आप डिस्प्लेसमेंट मानोगे तो कितना होगा, 2r। डिस्टेंस का कोई डायरेक्शन है, नो। डिस्प्लेसमेंट का कोई डायरेक्शन है, यस, लेफ्ट से राइट तक। तो चलो यहां पर ले जाकर ट्रेस कर देते हैं। डिस्टेंस आपका बन जाएगा स्केलर और आपका डिस्प्लेसमेंट बन जाएगा वेक्टर। बहुत बढ़िया। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड कि हम इसको कैसे डील करने की कोशिश कर रहे हैं। तो एक काम करो, चलो ये वाला पार्ट भी नोट कर लो, क्योंकि अभी हम बात करेंगे स्पीड और वेलोसिटी की, क्योंकि वो भी तो मैंने दिया था, वो भी डिस्टिंग्विश करना है। तो इसको आप कर लीजिए नोट।
और अब मैं बात करूंगा स्पीड और वेलोसिटी की। So this is speed, excuse me, so this is going to be speed and velocity. चलिए बात करते हैं स्पीड और वेलोसिटी की। स्पीड और वेलोसिटी, अब स्पीड और वेलोसिटी होता क्या है? स्पीड की डेफिनेशन मैं आपको यहां पर लिख कर दे रहा हूं, बहुत बेसिक सी डेफिनेशन हम लोग लिखेंगे, वेरी बेसिक डेफिनेशन, we'll try to keep it as simple as we can. So speed की डेफिनेशन होती है, speed is equal to distance upon time, whereas velocity जो होता है, velocity is equal to displacement upon time. तो यहां पर अगर आप देखेंगे कि आपका जो डिस्टेंस है वो स्केलर है, तो इन दैट केस आपका स्पीड भी जो हो जाएगा वो स्केलर हो जाएगा, आपका डिस्प्लेसमेंट जो है वो वेक्टर है, तो इन दैट केस आपका वेलोसिटी भी जो होगा वो वेक्टर हो जाएगा। कैसे कहने का मतलब है, थोड़ा अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। एग्जांपल लेकर के बताता हूं, स्पीड का एग्जांपल लेता हूं। स्पीड का एग्जांपल क्या है कि भाई मैं गाड़ी चला रहा हूं, है ना, मतलब इसको इस तरह से समझना कि मैंने है ना अपने एक दोस्त को फोन किया, और अपने दोस्तों को फोन करते हैं तो सबसे पहला सवाल क्या पूछते हैं? सोचो, सबसे पहला सवाल क्या हो सकता है? क्या कर रहे हैं? द फर्स्ट क्वेश्चन दैट आई आस्क्ड व्हेन आई कॉल माय फ्रेंड, अबे क्या कर रहा है, राइट? सो आई एंडेड अप कॉलिंग माय फ्रेंड एंड मैंने पूछा क्या कर रहा है, तो ही इज लाइक कि गाड़ी चला रहा हूं। मैंने बोला अच्छा, तेज तो नहीं चला रहा है? बोला नहीं, मैं सिर्फ 60 किलोमीटर पर आवर पे चला रहा हूँ, 60 kmph पे चला रहा हूँ। मैंने बोला बहुत अच्छी बात है। तो ये 60 kmph क्या हुआ? 60 kmph ये बेसिकली इसका रफ्तार हो गया। दिस इज रफ्तार, दिस इज स्पीड, नॉट द सिंगल रफ्तार, दिस इज स्पीड, कि 60 किलोमीटर पर आवर पे चला रहा है, दैट इज द स्पीड एट व्हिच इट इज ट्रैवलिंग, यानी कितनी तेजी से चला रहा है। यहां पर आप बकायदा देख सकते हो दैट स्पीड को समझना है तो आप बोलोगे कितनी तेजी से चला रहा है। फिर मैंने उससे पूछा अच्छा कहां जा रहा है, तो उसने बोला मैं पूना जा रहा हूं, मुंबई से पूना जा रहा हूं। तो अब जब मैं तुमसे बोलूं दैट 60 किलोमीटर पर आवर in the direction of पुणे, तो यहां पर कुछ चीज स्पेशल हो चुकी है। यहां पर सिर्फ आपको फर्क पड़ता है कि कितनी रफ्तार है। दिस टॉक्स अबाउट स्पीड, दिस डज नॉट रिक्वायर अ डायरेक्शन। सिर्फ स्पीड बताया उसने कि भाई इतनी तेजी से जा रहा हूं, सिर्फ स्पीड बताया, तो डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ी। तो ये हो गया आपका स्केलर। लेकिन यहां पर जब उसने बोला 60 किलोमीटर पर आवर इन द डायरेक्शन ऑफ पुणे, तो यहां पर उसने मैग्नीट्यूड की भी बात की और उसने डायरेक्शन की भी बात की। तो इस चीज को हम बोलेंगे दिस इज नथिंग बट दिस इज वेलोसिटी, दिस इज वेलोसिटी एंड दिस इज गोइंग टू बी अ वेक्टर क्वांटिटी बिकॉज इट हैज अ मैग्नीट्यूड, इट आल्सो हैज अ डायरेक्शन। तो चलो उसको भी उठा करके वहां पर लिख देते हैं। तो weight, displacement, this is going to be velocity and this is going to be speed. So इस तरह से etc, इस तरह से etc, यानी कि ऐसे बहुत सारे कॉम्बिनेशन हमारे सामने आएंगे जिसको हम स्केलर्स और वेक्टर्स में बांट सकते हैं।
स्केलर वो चीज होती है जिसे सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत होती है पूरी तरह समझने के लिए, वेक्टर्स वो चीज होती है जिसे मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन की जरूरत होती है पूरी तरह समझने के लिए। नो, ये अधूरी कंडीशन है। वेक्टर्स के साथ एक और कंडीशन आती है दैट इट शुड फॉलो द लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो यहां तक पढ़ने से हमें वेक्टर्स और स्केलर्स के बीच का डिफरेंस समझ में आ चुका है, तो इसको फटाफट नोट करिए। अभी हम नेक्स्ट टॉपिक लेने वाले हैं इसमें, तो मैं अब इसे रब करने जा रहा हूं। अब हम जानेंगे एक नया टॉपिक जिसे कहते हैं रिप्रेजेंटेशंस ऑफ वेक्टर। तो मैं पूरा ही बोर्ड रब करने वाला हूं। अगर आपने नोट नहीं किया है तो काइंडली पॉज द वीडियो, पीछे जाओ और इसको नोट कर लो। ऑलराइट, तो अभी तक हमने जाना वेक्टर क्या होता है, स्केलर क्या होता है, दोनों के बीच में डिफरेंसेस क्या होते हैं, एग्जांपल्स क्या क्या होते हैं। अब हम जानेंगे एक नया टॉपिक जिसे कहते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स, यानी किसी वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। रिप्रेजेंट करने का मतलब क्या है, दिखाने का तरीका, कि किसी वेक्टर को दिखाया कैसे जाता है। अब वेक्टर्स को दो तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। एक तरीका होता है ज्योमेट्रिक, दूसरा होता है अलजेब्राइक। इन दो तरीके से वेक्टर्स को रिप्रेजेंट किया जा सकता है। ऑब्वियस सी बात है, समझने की बात है। अगर मैं आपसे कह रहा हूं ज्योमेट्रिक, इसका मतलब कुछ ज्योमेट्री इन्वॉल्व होगी, डायग्राम वायग्राम आने वाला है। अलजेब्राइक का मतलब क्या है, अलजेब्रा की इक्वेशन आने वाली है। तो दो तरीके से हम वेक्टर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ज्योमेट्रिकली मैं वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन आपको समझाता हूं। ज्योमेट्रिकली ध्यान से सुनना, लिखते लिखते बोलूंगा। ज्योमेट्रिकली अ वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय अ स्ट्रेट लाइन विथ एन एरो। Geometrically, a vector is represented by a straight line with an arrow, where this is called as the tail of the vector and this is called as the head of the vector. फिर से, geometrically a vector is represented by a straight line with an arrow, where this is called as the tail, पूंछ, this is the head of the vector। देखो तीर जैसा दिख रहा है तो ये head हो जाएगा ना, that is the हेड ऑफ द वेक्टर। तो ऑब्वियस सी बात है, कॉमन सेंस बोलता है कि डायरेक्शन क्या होगा भाई, सीधा सीधा बताओ, टेल से हेड, तो आपको डायरेक्शन पता चल गया। लेकिन क्या वेक्टर सिर्फ डायरेक्शन से समझ में आता है? द आंसर इज नो। मैग्नीट्यूड किधर है? मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय द लेंथ ऑफ दिस लाइन, यानी कि इस लाइन की जो लंबाई है, ये लंबाई जो है इस लाइन की, दैट रिप्रेजेंट्स द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर। ये वेक्टर की लंबाई जो है वो उसका मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करेगी। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर हम समझना चाहें तो आप अगर ऐसे देखें तो आप यहां पर बोल देंगे कि अच्छा, वेक्टर की नेमिंग में एक चीज मैंने डाला नहीं, इसके टेल को नाम दे देता हूं मैं ए और इसके हेड को मैं नाम दे देता हूं लेट्स से बी। टेल को मैंने नाम दे दिया ए और हेड को मैंने नाम दे दिया बी। अच्छा, ये एक ज्योमेट्रिक तरीका हुआ इसको रिप्रेजेंट करने का। मैं एक और ज्योमेट्रिक तरीका आपको बताता हूं इसको रिप्रेजेंट करने का, और वो ज्योमेट्रिक तरीका क्या होगा। इसी तरह से अ वेक्टर विद अ स्ट्रेट लाइन विद एन एरो, तो ये आपका वेक्टर फिर हो जाएगा। बट पिछले केस में मैंने टेल को नाम दिया और हेड को नाम दिया, पहले टेल को भी बताया और हेड को भी बताया। इस केस में मैं सिर्फ इसको बोलूंगा ऐसे पी। तो ऐसे पी समझने का मतलब क्या होगा कि वेक्टर को मैंने सिंगल अल्फाबेट के साथ रिप्रेजेंट किया, हेड और टेल की जानकारी नहीं दी, वेक्टर को ऐसे भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है। देयर इज नथिंग रॉन्ग अबाउट इट, ठीक है, देयर इज नथिंग, नॉट एट ऑल, नथिंग रॉन्ग अबाउट इट, राइट। तो चलो इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं रुक करके। फिलहाल मैं अपना एग्जांपल ही एड्रेस कर लेता हूं। अगर मैं एग्जांपल देने की कोशिश करूं तो ये मेरा वेक्टर है ए बी और ये मेरा वेक्टर है सी डी। तो मुझे बताओ किसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है? सोचो, जिसकी लेंथ ज्यादा है।
बिकॉज मैग्नीट्यूड इज रिप्रेजेंटेड बाय लेंथ। तो यहां से मैं बड़ी आसानी से बता सकता हूं कि अगर मैं मैग्नीट्यूड की कंपैरिजन करूं, देन इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड कंपैरिजन दिस इज ग्रेटर, ज्यादा है। तो ये हुआ ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन। वेरी क्विकली, ज्योमेट्रिकली a vector is represented by a straight line with an arrow where this is the tail, this is the head and the length represents the magnitude. अब जानते हैं कि अलजेब्राइक रिप्रेजेंटेशन क्या होगा। अगर मैं अलजेब्राइक रिप्रेजेंटेशन की बात करूं तो अलजेब्राइकली ऐसे लिखा जाता है, a b this, a लिखो, b लिखो, उसके सर पे ऐसे तीर बना दो, अरे this will be called as, or this will be termed as, इसको मैं बोलूंगा कैसे, this will be called as vector AB, this will be called as vector AB। और देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि भाई ये जो होगा वो टेल होगा और ये जो होगा वो हेड होगा, क्योंकि देखो वेक्टर की दिशा A से B पर है। तो ये वेक्टर AB इस तरह से मैंने रिप्रेजेंट किया। अब ये तो अलजेब्राइक रिप्रेजेंटेशन है, मैं इसको इक्वेशन में लिख सकता हूं, लेकिन ये चीज मुझे वेक्टर के बारे में बता रही है, टेल हेड के बारे में बता रही है, डायरेक्शन के बारे में बता रही है, लेकिन मैग्नीट्यूड के बारे में कौन बताएगा। अब मैग्नीट्यूड के बारे में कैसे पता चलेगा। अगर आपको इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड दिखाना है तो उसका तरीका होता है कि इस वेक्टर को लिख दो इस तरह से दो खड़ी डंडी के बीच में, इस वेक्टर को लिख दो इस तरह से दो खड़ी डंडी के बीच में, और इसको पढ़ा जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर AB। जिस तरीके से आप इसको पढ़ते हो वेक्टर AB, इसको पढ़ा जाता है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर AB, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर AB। अच्छा, ये जो साइन होता है, ये जो मैंने दो खड़ी डंडी बनाई है, इसे मैथमेटिकली कहा जाता है मॉड्यूलस। मॉड्यूलस मैथ्स पढ़ोगे आएगा, उसमें समझना या थोड़ा गूगल करना। मॉड्यूलस, मॉड्यूलस का मतलब होता है वैल्यू, तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर AB। तीसरा इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है वैल्यू ऑफ वेक्टर AB। तीन तरीके से इसको रिप्रेजेंट किया जा सकता है। खैर, इसको लिखने का एक और तरीका, मैग्नीट्यूड को लिखने का एक और तरीका है, एंड दैट वे इज कि आप जो है इस वेक्टर के सिर पे से एरो हटा दो। तो अगर आप वेक्टर के सिर पे से एरो हटा दोगे, देन दिस विल बी कॉल्ड एज अगेन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर AB। ये भी एक तरीका है मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करने का। दिस इज नथिंग बट this is equivalent to vector AB का magnitude, they mean the same thing। तो इस तरीके से भी मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो इस तरह से हमने जान लिया कि हाउ डू वी ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट अ वेक्टर, हाउ डू वी अलजेब्राइकली रिप्रेजेंट अ वेक्टर। अब इसमें एक स्पेशल तरीके से किया जाएगा, एक और रिप्रेजेंटेशन होता है, आप देखेंगे कि एक स्पेशली जो है वेक्टर्स को ऐसे भी रिप्रेजेंट किया जाता है। ज्योमेट्रिकली ऐसे लिख दिया जाएगा A और अलजेब्राइकली ऐसे लिख दिया जाएगा A, यानी सिंगल अल्फाबेट से रिप्रेजेंट किया। कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अक्सर आप देखेंगे कि ऐसा किया हुआ है, बट अंडर व्हाट कंडीशन। तुम यहां आप अगर देखो तो दिस इज वेक्टर A ज्योमेट्रिकली, दिस इज वेक्टर A अलजेब्राइकली। खुद सोचना कि कौन सा ज्यादा बेहतर रिप्रेजेंटेशन होगा। पॉज द वीडियो और सोचो, क्या ये रिप्रेजेंटेशन बेटर कि ये रिप्रेजेंटेशन बेटर। टेल मी कौन सा रिप्रेजेंटेशन बेटर, क्या ये रिप्रेजेंटेशन बेटर है कि ये रिप्रेजेंटेशन बेटर है। पॉज करो, दिमाग लगाओ। ऑलराइट, चलो वापस आ जाओ। अब जो है ये रिप्रेजेंटेशन और ये रिप्रेजेंटेशन अगर आप देखेंगे तो ये रिप्रेजेंटेशन ज्यादा बेटर है। आई टेल यू व्हाई। व्हाई? क्योंकि इसमें टेल और हेड की एक्स्ट्रा जानकारी है। यहां देखो, देख के तुरंत बता दोगे कि A टेल है B हेड है। अच्छा, यहां देख के बताओ, नहीं बता सकते कौन सा टेल कौन सा हेड, क्योंकि उसकी जानकारी दी ही नहीं गई है। सो ऑब्वियस सी बात है ये ज्यादा बेहतर रिप्रेजेंटेशन है, लेकिन आप इसको देखेंगे कि ये वाला ज्यादा यूज होगा। दिस इज पॉपुलर, ये पॉपुलर रिप्रेजेंटेशन है। आसान बात है, ऐसा क्यों किया गया?
वो बेहतर रिप्रेजेंटेशन है, ये पॉपुलर रिप्रेजेंटेशन है, ये ज्यादा इस्तेमाल में आएगा। रीजन इज वेरी सिंपल, वी ह्यूमंस आर लेजी, ज्यादा मेहनत करनी नहीं होती, या फिर हम कह सकते हो हम स्मार्ट भी है कि हमको ज्यादा कम मेहनत में काम निकालना है। तो खुद सोचना कि इसमें एक अल्फाबेट लिखने से काम चलता है, यहां पर 2 अल्फाबेट लिखना पड़ता है, तो तुम क्या लिखना चाहोगे? तुम बोलोगे सर एक अल्फाबेट 2 अल्फाबेट में क्या ही डिफरेंस है? मैं बोला बिल्कुल ठीक है, लेकिन इमेजिन एक बड़ा सा इक्वेशन और ऐसे 10-10 इक्वेशन, तो उस केस में जब तुम्हें एक के बदले 2 अल्फाबेट लिखना पड़ेगा ना, तो दिमाग खराब हो जाएगा और बहुत हचपच हो जाती है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड सा दिख रहा होता है। इसीलिए इसको फॉलो किया जाता है और इसको फॉलो करने से इट फील्स अ लिटिल सिंपल। तो अब इसको आप जो है नोट करिए, पॉज करिए, हम थोड़ा सा आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। चलो नेक्स्ट चीज जानने की कोशिश करते हैं। व्हाट्स द नेक्स्ट थिंग इन दिस? इन दिस केस आगे हम पढ़ेंगे एक बहुत ही, वन सेकेंड, यस, इन दिस केस आगे हम पढ़ेंगे इसी का एक्सटेंशन। अभी तक हमने जान लिया कि वेक्टर स्केलर क्या होता है, अभी तक हमने जान लिया कि दोनों के बीच की डिफरेंस क्या होती है, यहां पर हमने जान लिया कि उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ज्योमेट्रिकली कैसे करते हैं, अलजेब्राइकली कैसे करते हैं। अब हम जानेंगे कि अलग अलग तरीके के वेक्टर्स क्या होते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको ये सब कुछ नोट कर लेना है। मैं फिलहाल के लिए सिर्फ ये वाला पार्ट रख कर रहा हूं क्योंकि मुझे इस साइड बोर्ड की जरूरत है। सो नाउ आई एम वेंचरिंग इनटू द नेक्स्ट पार्ट, and that is called as representation of vectors. That is called as representation तो हमने पढ़ लिया, sorry, that is called as different forms of वेक्टर्स। यानी वेक्टर्स कितने कितने अलग अलग फॉर्म्स में हमारे सामने आएंगे, यानी वेक्टर के कितने कितने चेहरे होंगे, वेक्टर किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाएगा, राइट? तो अलग अलग फॉर्म ऑफ वेक्टर्स हमारे सामने मौजूद रहेंगे। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वेक्टर एंड दैट इज कॉल्ड एज जीरो वेक्टर। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वेक्टर। अब जीरो वेक्टर क्या होता है जानते हैं? जीरो वेक्टर का डेफिनेशन बहुत आसान है। जीरो वेक्टर का मतलब होता है वेक्टर हैविंग जीरो मैग्नीट्यूड, वेक्टर हैविंग जीरो मैग्नीट्यूड। ये होता है जो वेक्टर का मैग्नीट्यूड जीरो होता है उस वेक्टर को हम बोलते हैं जीरो वेक्टर। तो ये समझते हैं कि भाई मैग्नीट्यूड जीरो का मतलब क्या है, थोड़ा ज्योमेट्री वोमेट्री लगा करके देखते हैं। अच्छा, ये मैंने बनाया ए बी, ये ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन है ना वेक्टर का। अच्छा बताओ ये वेक्टर जीरो है कि नॉन जीरो है? सोचो, पॉज करो, सोचो सोचो सोचो, ये वेक्टर जीरो है कि नॉन जीरो है? चलो सोच लिया, वापस आ जाओ। ये वेक्टर जीरो नहीं, नॉन जीरो वेक्टर है। क्यों नॉन जीरो वेक्टर है? क्योंकि अगर आप इस वेक्टर का लेंथ देखेंगे तो ये लेंथ इसका मैग्नीट्यूड बन जाता है, और जब इसका मैग्नीट्यूड जीरो नहीं है, इट इज हैविंग अ फाइनाइट वैल्यू, सो इट इज नॉट अ जीरो वेक्टर, इट्स अ नॉन जीरो वेक्टर। तो ये नॉन जीरो वेक्टर से हम जीरो वेक्टर बनाएंगे कैसे, ये जानते हैं। एक काम करते हैं, ये ए और बी पॉइंट को एक दूसरे के पास लाते हैं। देखो फायदा क्या होगा, मतलब फायदा क्या होगा ऐसा करने का। ए और बी को अगर देखो एक दूसरे के पास लाओ, इसकी मैग्नीट्यूड कम हो गई, और पास लाओ मैग्नीट्यूड कम हो गई, और पास लाओ मैग्नीट्यूड कम हो गई, दोनों को मिला दो, मैग्नीट्यूड कितनी हो गई? जीरो। यानी कि आपका जीरो वेक्टर ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है, जीरो वेक्टर ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है। ये हो गया आपका जीरो वेक्टर। नाउ a $1 million question in front of you. Although I'm not giving you $1 million, but still $1 million question in front of you. What is the direction of a zero vector? I'll write the question as well. What is the direction of a zero vector? किसी जीरो वेक्टर का डायरेक्शन क्या होता है? दिमाग लगाओ। अगर तुम जवाब दे पाए नेक्स्ट 2 मिनट पे, मैं तुम्हें मान जाऊंगा कि भाई
दिमाग चलता है तुम्हारा। नहीं भी दे पाए कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ी देर के बाद दिमाग चल जाएगा, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट फिर भी आई विल वांट दैट यू शुड पॉज द वीडियो एंड थिंक अबाउट इट फॉर अ मोमेंट। एक मोमेंट के लिए सोचो इसके बारे में। सोच लिया? सोच लिया? तो पता है 99% ऑफ लोग बोलते हैं कि जीरो वेक्टर का डायरेक्शन नहीं होता। 99% ऑफ लोग बोलेंगे सर जीरो वेक्टर का तो कोई डायरेक्शन नहीं होता, देखो ये रहा पॉइंट, और पॉइंट देख रहे हो सर, देखो कोई एरो नहीं है, कोई लाइन ही नहीं है, तो फिर ये इसका डायरेक्शन होगा कैसे? That's the answer 99% of people give, and let me tell you that answer is wrong. That answer is wrong. I'll tell you, I'll write it here. 99% people will say no direction. कोई डायरेक्शन नहीं होगा, एंड आई एम गोइंग टू टेल यू दैट दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। व्हाई? गो बैक टू द डेफिनेशन। मैंने क्या बोला? जीरो वेक्टर। द मोमेंट आई से जीरो वेक्टर देन इट हैज टू बी अ वेक्टर, वरना मैं वेक्टर की बात ही क्यों करता? एंड इफ इट इज अ वेक्टर देन बाय डेफिनेशन इट शुड हैव अ डायरेक्शन। सो अगर कोई बोलता है कि 99% नो डायरेक्शन, मैं बोलूंगा गलत। द आंसर इज इट शुड have a direction. डायरेक्शन होना चाहिए भैया, उसका डायरेक्शन होना चाहिए। बट द क्वेश्चन इज किधर है डायरेक्शन? ये डायग्राम देकर बता पा रहे हो कि इसका हेड कहां पर है, टेल कहां पर है, पैर कहां पर है, सिर कहां पर है? कुछ नहीं पता चल रहा। सो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड इज कि मैं डायरेक्शन बता ही नहीं पा रहा, यहां पर पॉइंट देखकर कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या डायरेक्शन है। सो इसका मतलब क्या है? डायरेक्शन है पर मुझे नहीं पता, डायरेक्शन किधर है। और अंग्रेजी में लिखेंगे देन द डायरेक्शन इज आर्बिट्ररी, इट हैज अ आर्बिट्ररी डायरेक्शन। क्यों आर्बिट्ररी? का मतलब क्या होता है? बिना सिर हाथ पैर वाली चीजें, आर्बिट चीजें। बोलते हैं कैसे आर्बिट्ररी बातें कर रहा है, यानी बिना सिर हाथ की बात कर रहा है, फालतू बातें कर रहा है, पॉइंटलेस बातें कर रहा है। दैट्स व्हाट इट इज। इट हैज अ डायरेक्शन बट मुझे नहीं पता, क्योंकि डायग्राम देख करके समझ नहीं आता। ये हुआ एक जीरो वेक्टर। बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज और बहुत ही ट्रिक करने वाली चीज। अब आगे बढ़ते हैं, इसे नोट करो। आगे बढ़ते हैं और दूसरे तरह के वेक्टर के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। मैं इसको रब कर रही हूं। दूसरा वेक्टर जो होगा दैट इज कॉल्ड एज आइडेंटिकल वेक्टर्स। आइडेंटिकल वेक्टर्स। एक मिनट, मार्कर हल्के क्यों चल रहे हैं? लेट मी क्रॉस चेक। ओके, आई थिंक आई हैव रन आउट ऑफ मार्कर्स, बट नो इश्यू। ये लॉकडाउन की गरीबी है कि मार्कर के इंक भी नहीं मिल रहे हैं। बट एनीवे, let's talk about identical vectors. Identical. What do you mean by the word identical? Identical का मतलब होता है exactly same, बिल्कुल भी डिफरेंस नहीं। exactly same vectors को हम बोलते हैं identical vectors। और वेक्टर किन दो चीजों से बना है? मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। यानी कि identical vectors का मतलब क्या है? वेक्टर्स having same magnitude and direction, दोनों का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम होना चाहिए। ऐसे वेक्टर को हम बोलते हैं आइडेंटिकल वेक्टर, जिनका डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड सेम होगा। अब मैं आपके सामने एक सवाल रखा हूं, सवाल बोर्ड पे लिखता हूं, समझाता हूं, पॉज करना, खुद से सॉल्व करने की कोशिश करना। सवाल कुछ ये है, मैं यहां पर कुछ वेक्टर्स बना रहा हूं, तुमने मेरे को बताना है कि कौन से केस में वेक्टर्स आइडेंटिकल हैं। ए, बी, सी, डी, ओके चलो आप कर दो अब इसको पॉज और दिमाग लगाओ और बोलो कि
ए बी सी डी सब में बने हैं दो दो वेक्टर, बताओ मुझे कि कौन से दो वेक्टर्स आइडेंटिकल है, और रीजन भी देना वाई। कर लिया? चलो आ जाओ। अब यहां पर देखो, अगर आप ए केस में देखते हो तो ये दोनों वेक्टर का डायरेक्शन तो सेम है बट मैग्नीट्यूड अलग है। देखो छोटा बड़ा, तो क्या ये वेक्टर आइडेंटिकल है? द आंसर इज नो, ये आइडेंटिकल नहीं है। बी में आ जाओ। अरे वाह, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, दोनों की लेंथ सेम है, बट इसका डायरेक्शन ये है, इसका डायरेक्शन ये है, तो ये भी आइडेंटिकल नहीं हुआ। डायरेक्शन सेम, मैग्नीट्यूड डिफरेंट, मैग्नीट्यूड सेम, डायरेक्शन डिफरेंट, नहीं होगा आइडेंटिकल। चलो यहां आ जाओ, देख रहे हो मैग्नीट्यूड सेम है बट डायरेक्शन फिर से अलग है, तो ये भी आइडेंटिकल नहीं हुआ। यहां आ जाओ, डायरेक्शन भी सेम है, मैग्नीट्यूड भी सेम है, यस दिस इज द केस ऑफ आइडेंटिकल वेक्टर्स। कमिंग बैक टू माय पॉइंट, दो वेक्टर्स आइडेंटिकल तब भी होंगे when they have the same magnitude and the same direction. Put special emphasis to this, they should have the same magnitude and the same direction. तो ये रहा हमारा दूसरा टाइप ऑफ वेक्टर। अब हम जाएंगे तीसरे टाइप में, इसको करो कॉपी, इसको मैं रब कर देता हूं। All right. अब हम आके पढ़ेंगे थर्ड फॉर्म एंड दिस विल बी कॉल्ड एज नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर। तो भैया ये नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर क्या होता है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। अगर मैं बोलूं ए, तो इसको, ये अलजेब्राइक रिप्रेजेंटेशन में लिखा हूं यहां पर, मैं बोलूं ए तो इसको मैं पढ़ूंगा वेक्टर ए। लेकिन मैं अगर बोलूं माइनस ए तो इसको मैं पढ़ूंगा नेगेटिव ऑफ वेक्टर ए। तो ये होगा क्या, समझना इसका मतलब क्या होता है, माइनस एन का रोल क्या होगा। अच्छा, ये जो मैंने एनालिसिस करके दिखाया, दिस इज अलजेब्राइक ना, तो चलो एक काम करते हैं, इसी का ज्योमेट्रिकल एनालिसिस कर लेते हैं। ज्योमेट्रिकल एनालिसिस क्या होगा, ये वेक्टर ए मैं ऐसे दिखा रहा हूं, ये रहा मेरा वेक्टर ए ऐसे, तो नेगेटिव ऑफ वेक्टर ए पता है क्या होगा, नेगेटिव ऑफ वेक्टर ए हो जाएगा ये ऐसे। क्या डिफरेंस हुआ, सेम मैग्नीट्यूड, ऑपोजिट डायरेक्शन। खुद सोचो, अलजेब्रा में आ जाओ, बेसिक मैथ्स पढ़ रखा है ना, ये 10 है, ये -10 है, दोनों की वैल्यू बराबर है बट दोनों के साइंस ऑपोजिट है। एक ओरिजिन से पॉजिटिव साइड पर, एक ओरिजिन से नेगेटिव साइड पर। सेम चीज यहां पर, दोनों के मैग्नीट्यूड बराबर है, दोनों के मैग्नीट्यूड बराबर है बट दोनों की दिशा अलग है। तो यहां पर हम नेगेटिव ऑफ वेक्टर का मतलब क्या समझ में आता है कि सेम मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट डायरेक्शन। बहुत बढ़िया, यानी कि नेगेटिव ऑफ वेक्टर का मतलब क्या होगा, आपका मैग्नीट्यूड सेम है बट डायरेक्शन ऑपोजिट है। ऐसे केस में हम बोलेंगे नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर। इसमें मैं चाहूंगा कि आप एक नोट लिखो। अब ये नोट पहली बार आ रहा है हमारे लेक्चर में, नोट का कॉन्सेप्ट ध्यान रखना अच्छे से। मैं जब भी आपसे नोट लिखाऊं ना, तो नोट का मतलब होता है स्पेशल पॉइंट। अच्छे से लिखना, क्योंकि ये वो स्पेशल पॉइंट है जो आपको कैसे भी करके ध्यान में रखना है, कुछ भी हो जाए। इसके ऊपर क्वेश्चंस आएंगे, इस पे आप ट्रिक हो जाओगे, इस पे आप परेशान हो जाओगे, इस पे आपसे क्वेश्चन सॉल्व भी हो जाएंगे। सो याद रखना, नोट मैं लिख रहा हूं, द नोट इज
negative sign reverses the direction of vector. क्या करेगा? नेगेटिव साइन डायरेक्शन को उल्टा कर देगा. नेगेटिव साइन रिवर्सेस द डायरेक्शन ऑफ अ वेक्टर. ये हुआ हमारा थर्ड फॉर्म ऑफ वेक्टर. अब जानते हैं चौथा फॉर्म क्या होता है. नोट कर लिया होगा आपने, मुझे लगता है. नहीं किया तो पॉज करो, पीछे जाओ, वापस नोट करो. मैं आगे बढ़ रहा हूं. Yes. So now this is the fourth form of vector जो हम पढ़ने जा रहे हैं. This is called as multiplication of a vector by a scalar. Multiplication of a vector by a scalar यानी क्या होगा अगर मैं किसी वेक्टर को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या हो जाता है, वो समझने की कोशिश करते हैं यहां पर कि क्या होगा. अब इसको लिखेंगे कैसे. यहां पर जो स्केलर है वो स्केलर का नाम है लैम्डा. अब लैम्डा क्या होता है, शायद तुम 10वीं के बच्चे हो, पहली बार सुन रहे हो. लैम्डा इज नथिंग बट सम सॉर्ट ऑफ स्पेशल अल्फाबेट. मुझे नहीं पता ग्रीक है कि लैटिन है, बट मान लो स्पेशल है. जैसे अल्फा, जैसे ए बी सी डी तक जेड तक गए, एक्स वाई जेड सब यूज कर लिया, अल्फाबेट खत्म हो गया ना, तो हम लोग चले जाते हैं रोमन्स पर, वो भी खत्म हो गया, तो हम चले जाते हैं ग्रीक और लैटिन पर. अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, थीटा, फाई. तो उसी तरह से हमारे सामने एक और चीज आती है और इसको पढ़ा जाता है लैम्डा. लैम्डा नहीं, लैम्डा. इसको लैम्डा पढ़ा जाता है. सम पीपल राइट इट एज LAMBDA, सम पीपल ओनली राइट इट एज LAMDA. सो लैम्डा, B at times is considered to be silent. सो यहां पर लैम्डा वो स्केलर है, तो आपका वेक्टर जो था वो ये था, ठीक. लेकिन जब आपने उसको लैम्डा से मल्टीप्लाई किया तो आपको जो नया वेक्टर हो गया वो हो गया लैम्डा. आपका वेक्टर था ये, दिस वाज द ओरिजिनल वेक्टर. This is the modified vector. Now what you have done, you have multiplied your vector with a scalar and that scalar is represented by lambda in this case. अब ये जो मैंने यहां पर लिखा है, this is algebraic. ये algebraic representation है. इसी का ज्योमेट्रिक representation करके मैं आपको बताता हूं कि ज्योमेट्रिक में क्या होगा. ठीक है, ज्योमेट्रिक में बड़ा बढ़िया होने वाला है, इंटरेस्टिंग होता है. लेकिन ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन में पहले मैं आपको लैम्डा की अलग अलग वैल्यू दूंगा और उसके हिसाब से पहले आपको खुद करना होगा सब कुछ. तो ये रहा मेरा ओरिजिनल वेक्टर. मान लो ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन है ना, तो ये मान लो ऐसे. ये हो गया मेरा वेक्टर ए. ओरिजिनल है ये, ओरिजिनल. अब इसका मॉडिफाइड वर्जन बनाओ. आपको मॉडिफाइड बनाना है बट अलग अलग वैल्यू ऑफ लैम्डा के लिए. तो मैं पहले केस में लैम्डा बराबर 1 रखता हूं, दूसरे केस में लैम्डा बराबर -1 रखता हूं, तीसरे केस में लैम्डा बराबर 0 रखता हूं. थोड़ा सा स्पेस की कमी हो सकती है, तो ऐसा करते हैं, यहां करता हूं. लैम्डा बराबर 1 रखो, लैम्डा बराबर -1 रखो, लैम्डा बराबर 0 रखो, लैम्डा बराबर ½ रखो, लैम्डा बराबर -2 रखो और देखो कि फर्क क्या निकल कर आता है. यदि आप लैम्डा बराबर 1 रखोगे तो एनीथिंग मल्टीप्लाइड बाय 1 इज द सेम थिंग, डजंट चेंज. सो इन दैट केस आपको अपना ओरिजिनल वेक्टर हूबहू ऐसे ही यहां पर मिल जाएगा और ये हो जाएगा आपका वेक्टर ए. इट डिड नॉट चेंज because lambda was equal to 1. Anything multiplied by 1 does not change. So ये हो गया आपका A वेक्टर. अब लैम्डा को -1 डालो, लैम्डा को -1 डालो. यहां -1 डाला, पढ़ाना भी. नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर क्या करता है? नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर मैग्नीट्यूड रिमेन सेम, डायरेक्शन रिवर्सेस, मैग्नीट्यूड रिमेन सेम, मैग्नीट्यूड रिमेन सेम बट द डायरेक्शन रिवर्सेस. ये हो गया आपका -A. बहुत बढ़िया. लैम्डा इक्वल टू 0. जैसे ही आपने यहां पर लैम्डा इक्वल टू 0 डाला, ये पूरा टर्म क्या हो गया? 0. बट अभी भी वो
वेक्टर है, और अगर अभी भी वो वेक्टर है तो यहां पर आपको मिल जाएगा 0 वेक्टर। अब तुम बोलोगे डायरेक्शन क्या है, नहीं बोल सकता, गया डायरेक्शन। दिखेगा कहां, कैसे बताओगे डायरेक्शन क्या है? पुट लैम्डा इक्वल टू हाफ। अब लैम्डा इक्वल टू हाफ डालोगे तो लैम्डा इक्वल टू हाफ क्या करेगा, हाफ पॉजिटिव है, नेगेटिव डायरेक्शन को पलटता है, बट पॉजिटिव डायरेक्शन नहीं पलटता। लेकिन जब 1 रखा तो सेम हुआ, हाफ रखा तो वेक्टर आधा हो गया, यानी पॉजिटिव है, डायरेक्शन नहीं बदला, लेकिन हाफ ने वेक्टर को आधा कर दिया। तो इस वेक्टर का आधा ले लो और ऐसे ही प्लॉट कर दो, तो ये हो जाएगा आपका हाफ टाइम्स वेक्टर ए। Direction did not change, but the magnitude became half. Put lambda equal to -2. -2, ध्यान देना, माइनस रिवर्सेस दी डायरेक्शन, 2 क्या करेगा, 2 गुना बड़ा कर देगा। तो आपका ये था ना, तो अब आपको चाहिए ये था, अब आपको ये चाहिए, तो ये यहां ऐसे बना दो, ये आपने बना दिया, ठीक है। ये था, आपने इसका डबल बना दिया। ये तो 2 की वजह से आया, बट माइनस साइन क्या करेगा, माइनस साइन डायरेक्शन को रिवर्स कर देगा। दिस इज -2a। तो यहां से हमें एक नई चीज समझ में आती है। लैम्डा को मैं अच्छे से डिफाइन कर सकता हूं, ये वाला पार्ट नोट करके रख लो। यहां पर मैं लैम्डा के बारे में काफी चीजें कह सकता हूं कि लैम्डा से हम कैसे प्रेडिक्ट करेंगे। तो यहां पर भी हम लिखेंगे एक नोट, एंड आई वांट यू टू कॉपी दैट पर्टिकुलर नोट, एंड द नोट सेज, इनफैक्ट यही लिख देता हूं, जगह है, द नोट विल बी multiplicative factor lambda। lambda क्या था, lambda was a multiplicative factor, एक फैक्टर मल्टीप्लाई हुआ था। multiplicative factor यहां पर multiplicative factor does 2 things. First, it changes the magnitude, it changes the magnitude, यानी मैग्नीट्यूड को बदलता है, it changes the magnitude, except किस केस में मैग्नीट्यूड नहीं बदलता, लैम्डा इक्वल टू 1, -1, जब आप 1 रखते हो या -1 रखते हो मैग्नीट्यूड नहीं बदलता। सेकेंड, इट चेंजेस द डायरेक्शन, डायरेक्शन भी बदलता है, बट कब बदलता है, ओनली व्हेन लैम्डा इज नेगेटिव। ध्यान से, ये मल्टीप्लिकेटिव फैक्टर लैम्डा क्या करता है, इट चेंजेस द मैग्नीट्यूड एक्सेप्ट जब लैम्डा 1 या -1 हो, क्योंकि 1 -1 में मैग्नीट्यूड नहीं बदलता। इट चेंजेस द डायरेक्शन ओनली व्हेन लैम्डा इज नेगेटिव, यानी लैम्डा नेगेटिव होगा तो डायरेक्शन को भी बदल देगा। तो लैम्डा इक्वल टू -2 डबल बड़ा कर दिया, -2 डायरेक्शन को रिवर्स कर दिया। सो दैट वाज मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय अ स्केलर। काइंडली आप इसको नोट करिए, हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब हम जानने की कोशिश करते हैं द नेक्स्ट फॉर्म ऑफ वेक्टर व्हिच इज कॉल्ड एज कोलीनियर वेक्टर्स। अब ये कोलीनियर वेक्टर्स क्या होते हैं, आपने कोलीनियर के बारे में पढ़ा होगा। कोलीनियर क्या होता है, जो चीज सेम लाइन के अलोंग होती है उसे कहा जाता है कोलीनियर वेक्टर्स। तो अब इसको नोट कर लो, मैं थोड़ा पानी वाली पी लेता हूं। यस, सो कोलीनियर वेक्टर्स क्या होता है, वो वेक्टर्स जो सेम लाइन के अलोंग हो। तो इसकी डेफिनेशन हम लोग लिख लेते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या होगी, इसकी डेफिनेशन होती है वेक्टर्स अलोंग सेम और पैरेलल लाइंस आर कोलीनियर। यानी कि वो वेक्टर्स जो कि सेम लाइन पर हो या पैरेलल लाइन पर हो, हम उसे बोलेंगे कोलीनियर। दोज वेक्टर्स विच आर ऑन द सेम लाइन और पैरेलल लाइंस आर कॉल्ड एज कोलीनियर वेक्टर्स। एग्जाम्पल के तौर पे समझने की कोशिश करते हैं। लेट मी टेक द एग्जांपल्स, कपल ऑफ एग्जांपल्स ओवर हियर। तो यहां पर मैं एग्जांपल ले रहा हूं, लेट्स सी, दिस इज वेक्टर ए
this is vector B, this is vector C and this is vector D. अगर आप यहां पर देखेंगे और एक और वेक्टर बनाना तो वेक्टर E, दिस इज वेक्टर E. तो कोलिनियर वेक्टर्स कौन है, ध्यान देना. अगर मैं वेक्टर A और वेक्टर B की बात करूं, द क्वेश्चन इज क्या ये दोनों कोलिनियर है? द आंसर इज यस, दोनों सेम लाइन के अलोंग है, एक ही लाइन पर है. बट तुम्हारे दिमाग में सवाल आ जाएगा, सर आप तो बोल रहे थे सेम लाइन पे होनी चाहिए, बट इनका तो डायरेक्शन ऑपोजिट है. कोई दिक्कत नहीं है, मैंने ये थोड़ी बोला कि डायरेक्शन सेम होता है, मैंने कहा सेम लाइन पर है. इसका मतलब ये दोनों सेम लाइन पर है, दे विल बी कॉल्ड एज कोलिनियर वेक्टर्स. बहुत बढ़िया. चलो और चेक करते हैं, ए को सी के साथ चेक करते हैं. वेक्टर ए एंड सी, ए एंड सी, देखो ए इस लाइन पर है, सी ऐसे लाइन पर है. क्या दोनों लाइन सेम है? द आंसर इज नो. क्या वो दोनों लाइन पैरेलल है? द आंसर इज नो. सो दे आर नॉन कोलिनियर. चलो एक काम करते हैं, देखते हैं वेक्टर ए एंड ई. ए और ई वेक्टर देखते हैं. ए और ई वेक्टर देखो, तुम्हें क्या लगता है ये दोनों कोलिनियर है कि नॉन कोलिनियर है? दोनों सेम लाइन पे नहीं है, सेम लाइन पे नहीं है, बट पैरेलल लाइंस पर है, बिकॉज दिस लाइन एंड दिस लाइन आर पैरेलल. यानी कि वेक्टर ए एंड ई आर आल्सो कोलिनियर वेक्टर्स. तो इस तरीके से हम पहचानेंगे कि कोई वेक्टर कोलिनियर है कि नहीं है, ओनली अंडर द कंडीशन व्हेन they are along the same line or parallel lines. They should be along the same line or parallel lines. तो बच्चों इसको नोट करो. मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं और ये वाला पार्ट रब करते हैं. Next is parallel and anti-parallel vectors. कि हम किस केस में किसी वेक्टर को पैरेलल या एंटी पैरेलल कह सकते हैं. सी, वेक्टर्स को पैरेलल कब कहा जाता है? कि वेक्टर्स आर इन द सेम डायरेक्शन. और किसी भी वेक्टर का डायरेक्शन सेम होगा तो उसे हम पैरेलल बोलते हैं. जब वेक्टर्स आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन, यानी किसी भी वेक्टर का यदि डायरेक्शन ऑपोजिट होगा तो हम उसे एंटी पैरेलल कहते हैं. पैरेलल का मतलब दे हैव टू बी इन द सेम डायरेक्शन. अब यहां पर देखें, यहां पर भी कुछ एग्जांपल प्लॉट करना. देखो, ये मेरा वेक्टर ए है, ये मेरा वेक्टर बी है, ये मेरा वेक्टर लेट्स से सी है, एंड ये मेरा वेक्टर डी है. पकड़ के देखो एक एक को. यहां लिखते हैं वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, are they parallel? Are they parallel? Do they have the same direction? The answer is yes, they are parallel. Why? They have the same direction. बहुत बढ़िया. Vector A and vector C, are they parallel? Do they have the same direction? The answer is no, they have the opposite direction. They are called as anti-parallel. ठीक है. एक और वेक्टर बना रहा हूं मैं यहां पर, वेक्टर E. ये हो गया वेक्टर ए बी एंड वेक्टर ए सी. एक काम करते हैं, वेक्टर ए एंड वेक्टर ई. वेक्टर ए एंड वेक्टर ई नाइदर पैरेलल नॉर एंटी पैरेलल, दोनों ही नहीं है. दे आर नॉट इन द सेम डायरेक्शन, दे आर नॉट इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, दे आर इन डिफरेंट डायरेक्शन. सो दे आर नाइदर पैरेलल नॉर एंटी पैरेलल. ना ही पैरेलल है ना ही एंटी.
अब देखते हैं वेक्टर ए एंड वेक्टर डी। डी, यस दे आर पैरेलल वेक्टर्स, बिल्कुल पैरेलल है, लेकिन इसके बारे में एक खासियत और है, डायरेक्शन तो सेम है, मैग्नीट्यूड भी सेम है, सो दे आर पैरेलल वेक्टर्स, दे आर पैरेलल एज वेल एज इक्वल स्लैश आइडेंटिकल वेक्टर्स। ये दोनों एक दूसरे से आइडेंटिकल भी है। व्हाई? बिकॉज दे हैव द सेम डायरेक्शन, दे हैव द सेम मैग्नीट्यूड। तो आप इस तरीके से पहचान पाएंगे कि आपका वेक्टर जो है कि एंटी पैरेलल है। ये राइट वाली पार्ट में रख कर रहा हूं, इसके लिए एक नोट मैं लिखाना चाहता हूं, तो वो नोट हम यहां लिखेंगे। दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट नोट, समझने की कोशिश करना। सी एक चीज ध्यान रखना, कोलिनियर वेक्टर्स क्या होते हैं? कोलिनियर वेक्टर्स वो होते हैं जो या तो सेम लाइन में हो या तो पैरेलल लाइंस में हो। बहुत अच्छी बात, यानी कि कोलिनियर वेक्टर्स पैरेलल और एंटी पैरेलल दोनों हो सकते हैं, ठीक है? यानी कि एंटी पैरेलल और पैरेलल होना आर दी सबसेट ऑफ कोलिनियर, सबसेट हो जाएगा एक तरह से ना। तो यहां पर आप लिख सकते हो कि पैरेलल एंड एंटी पैरेलल आर ऑलवेज कोलिनियर वेक्टर्स, यानी कि पैरेलल एंटी पैरेलल हमेशा कोलिनियर वेक्टर्स होंगे, ठीक है? अब आप इसको नोट करिए, मैं आपको 7th फॉर्म ऑफ वेक्टर बताता हूं, दैट इज परहैप्स द लास्ट फॉर्म ऑफ वेक्टर्स व्हिच इज कॉल्ड एज ट्रांसलेशन ऑफ वेक्टर्स। अब यू माइट थिंक कि व्हाट डू यू मीन बाय ट्रांसलेशन, ये ट्रांसलेशन क्या होता है? अब अगर आप अंग्रेजी में जाकर के देखेंगे कि ट्रांसलेशन का मतलब क्या होता है, तो आपको दिखेगा कि यार ट्रांसलेशन का मतलब होता है बदलना, ट्रांसलेटिंग वन फॉर्म ऑफ लैंग्वेज इनटू अनदर फॉर्म ऑफ लैंग्वेज, फॉर एग्जांपल इंग्लिश टू हिंदी, टू मराठी, टू हिब्रू, टू व्हाटएवर, राइट? बट साइंस में ट्रांसलेशन का मतलब लैंग्वेज बदलना नहीं होता। साइंस में ट्रांसलेशन का मतलब होता है मूवमेंट। कोई भी चीज अगर मूव करती है तो उसे कहते हैं ट्रांसलेशन। तो साइंस में ट्रांसलेशन का मतलब होता है मूवमेंट। तो अब यहां पर मुझे आपको बताना है कि अंडर व्हाट कंडीशन आप किसी वेक्टर को vectors. So I want you to write down, listen to me and write down. I'm also writing it down. It says as long as the magnitude and direction of vector remains same, comma, it can be translated, it can be translated slash moved anywhere in space। कहने का मतलब यह है कि as long as, जब तक आपके वेक्टर का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन नहीं बदलेगा, या फिर जब तक आपके वेक्टर का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम रहेगा, उसको आप स्पेस में कहीं भी ट्रैवल कर सकते हो, कहीं भी ट्रैवल कर सकते हो। कंडीशन क्या है कि आपको इंश्योर करना है दैट इट्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन रिमेन्स सेम। अगर मैग्नीट्यूड डायरेक्शन सेम रहा तो आप उसको स्पेस में कहीं भी ट्रैवल कर सकते हो, तब जाकर के आपका ट्रांसलेशन ऑफ वेक्टर्स सक्सेसफुल होगा। एग्जाम्पल के तौर पे देखना कि ये मेरा एक वेक्टर है, वेक्टर ए, इस तरह से पेन के साइज का, पेन के साइज का बना देते हैं इसको। देखो पेन के साइज का, इसको मैंने स्पेस में ट्रांसलेट किया और मैं इसको ले जा करके ऐसे रख दिया बी। तो क्या ए और बी सही ट्रांसलेशन है? द आंसर इज नो 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 नो। आपने मैग्नीट्यूड तो सेम रखा, डायरेक्शन गलत कर दिया। तो मैं कहूंगा
कि A to B is a wrong translation, क्योंकि आपने मैग्नीट्यूड सेम रखा, डायरेक्शन गलत कर दिया। चलो एक काम करते हैं, A से शुरू करते हैं और ऐसे ही लेके चले जाते हैं और ये बना देते हैं वेक्टर C। क्या A to C सही ट्रांसलेशन एक बार चेक करूं? मैं कहूंगा A to C भी गलत ट्रांसलेशन है। डायरेक्शन सेम रखा, मैग्नीट्यूड बदल दिया, देखो इसको बड़ा कर दिया, यानी कि ये भी गलत हुआ। चलो A को ऐसे उठाते हैं और इसको उठा करके यहां लेके चले जाते हैं। D, क्या A to D सही ट्रांसलेशन है? The answer is yes, it is a correct translation, क्योंकि मैंने मैग्नीट्यूड भी सेम रखा, डायरेक्शन को भी सेम रखा और अपने वेक्टर को स्पेस में मूव कर दिया, which tells me that this is a correct translation. This is a correct translation. तो इस तरीके से हमने वेक्टर्स के 7 डिफरेंट फॉर्म्स पढ़े हैं। मैं क्विकली आपको रिवाइज कराता हूं कि वो 7 डिफरेंट फॉर्म्स क्या थे। The first was zero vector. The second was identical vector. The third was कौन सा वेक्टर था? नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर। The fourth was multiplication of a vector by a scalar. The fifth was collinear vectors. The sixth was parallel and anti-parallel vectors, and the seventh was translation of vectors. Now, ये सेशन में आपने वेक्टर्स का पूरा इतिहास पढ़ा, उसकी पूरी इंट्रोडक्शन पढ़ी, उसके बारे में डिटेल में जाना, उसके परिवार के बारे में जाना, उसकी कैरेक्टरिस्टिक को समझा, उसकी मूवमेंट को समझा, उसके हाव भाव को समझा, उसकी शक्ल को समझा। अब अगले सेशन में हम पढ़ेंगे वेक्टर्स पे ऑपरेशन कैसे किया जाता है, क्योंकि वेक्टर्स पे मैथ लगाएंगे ना, वरना हम क्यों पढ़ रहे हैं वेक्टर्स? आप उसको ऐड करोगे, आप सबट्रैक्ट करोगे, मल्टीप्लाई करोगे एंड सो ऑन। सो दैट विल बी वेक्टर ऑपरेशंस, जो मैं इसके अगले सेशन में आपको बताने वाला हूं। अंटिल देन आपको ये सेशन को पढ़ना है, आपको इसके पूरे नोट्स बनाने हैं। जिस तरह से मैंने बोर्ड पे लिख कर दिया उतना तो कम से कम पेपर पे लिखना। इसके अलावा मैंने जो जो बातें बोली थी उसको पीछे जा करके सुन करके अपने पॉइंट्स बना करके क्रिएटिव तरीके से इसके ऊपर लिखने की कोशिश करना। जेईई नीट प्रिपरेशन में एक बात जानो, जेईई नीट प्रिपरेशन में इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अच्छे नोट्स बनाओ, बिकॉज अच्छे नोट्स बनाओगे पढ़ाई में दिल लगेगा। जब वापस रिवाइज करने का टाइम आएगा तो मन करेगा किताब खोल के रिवाइज करो, किताब की एक झलक से ही सब कुछ समझ में आ जाएगा, एंड दैट इज गोइंग टू बी द मोस्ट अमेजिंग थिंग। इसीलिए कभी तुम देखोगे जो टॉपर बच्चे होते हैं उनके नोट्स बड़े शानदार होते हैं। सो कलरफुल नोट्स बनाओ। अगर तुमने नोटिस किया था यहाँ पर, तो मेरे हाथ में 4 कलर के मार्कर चल रहे हैं इस वक्त, ब्लैक, रेड, ब्लू, ग्रीन, 4 कलर। कलरफुल नोट्स बनाओ। इसका मतलब ये नहीं कि जेईई और नीट की क्लास को ड्राइंग में बदल दो। द आइडिया इज कि कलर्स बहुत कैची होते हैं, कलर्स अपने सबकॉन्शियस और फ्रंट में बहुत स्ट्रॉन्ग इंप्रेशन डालते हैं, कलर्स याद रखना आसान होता है, कलर्स अट्रैक्टिव होता है। सो कलरफुल नोट्स बनाने की कोशिश करो। मैं क्या करता हूं, मैं ब्लैक में नॉर्मल चीजें लिखता हूं, ब्लू में थोड़ी स्पेशल चीजें लिखता हूं, रेड में खास करके बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखने की कोशिश करता हूं। तो आप चाहो तो एक सिमिलर मेथोडोलॉजी फॉलो कर सकते हैं। इस सेशन के एंड में, ये YouTube सेशन था, इसके डिस्क्रिप्शन में मैं आपको असाइनमेंट दे रहा हूं। वो असाइनमेंट अपलोड कर रहा हूं, उसको डाउनलोड करो और उस असाइनमेंट को इसको देखकर समझ करके सॉल्व करने की कोशिश करो। हो सकता है काफी क्वेश्चन ना हो, कोई दिक्कत नहीं है, ये तो पहला लेक्चर था। इट विल टेक कपल ऑफ लेक्चर्स, तब आपसे क्वेश्चन सॉल्व होना शुरू हो जाएंगे। इनफैक्ट वेक्टर के सेशन 2 के बाद ज्यादा अच्छे से सॉल्व होगा। ये 21st ऑफ अप्रैल ऑनलाइन लेक्चर्स का हमारा पहला सेशन था। बेसिक मैथमेटिक्स का पहला टॉपिक कॉल्ड एज वेक्टर्स। इस सेशन को मैं YouTube पे ओपन रख रहा हूं और ये मैं सभी लोगों को भेज रहा हूं। मीरा भाईंदर के जितने भी 10th क्लास के ICSE, CBSE और SSC के बच्चे हैं, मैं सबको आपको ये भेज रहा हूं ताकि आपको एक फ्लेवर मिले कि IITian साइंस 1 में पढ़ाते कैसे, अच्छा पढ़ाते हैं, बुरा पढ़ाते हैं, समझ में आता है, नहीं आता है, वो सारी आपको फ्लेवर मिले। So you get an idea as to what you are going to witness for the next 2 years. So this was a form of a demo lecture given to you. So 21st का जो बैच स्टार्ट हो चुका है, वो बैच के लेक्चर्स अब कंटिन्यूअस रहेंगे।
बट ये पहला लेक्चर जो बच्चे 21st का बैच नहीं ज्वाइन कर पाए उनके लिए डेमो लेक्चर बन गया, और ये डेमो लेक्चर बन गया तो आप क्या करेंगे, आप जो है इस पर्टिकुलर लेक्चर को अटेंड करने के बाद अगर आपको लगता है कि हम आपकी प्रिपरेशन अच्छे से करवा सकते हैं, देन यू आर मोस्ट वेलकम टू जॉइन अस। लेट अस नॉट वेट फॉर द लॉकडाउन, जैसे मैंने इंट्रोडक्शन में कहा था, शुरू करते हैं, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। आई होप यू गॉट दिस पॉइंट। थैंक यू।